गांधीवाद भी आदर्शवादी संकल्पना है। यह बात भी उतनी सत्य है कि सांझ हो गई उपन्यास पर गांधीवाद थोपा हुआ नहीं लगता। विवेक के उपन्यास का पात्र घनश्याम तिवारी शिक्षक है। वे मानते हैं कि अध्यापन पैसे बटोरने का साधन नहीं तो जन सेवा है। उन्होंने अपने नेशनल स्कूल को आदर्श स्कूल बनाया। वे अपने छात्रों को स्वावलंबन की शिक्षा प्रदान करते हैं। वे बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। साथ ही वे स्त्रियों के प्रति सम्मान भाव रखते हैं। विविध जातियों, धर्मों और संप्रदायों में सांप्रदायिक सद्भाव का अलख जगाने का कार्य तिवारी जी और मोहम्मद हाफिज करते नजर आते हैं। वे समाज के बीच दंगा फसाद पर काबू पाते हैं। महात्मा गांधी जी को ईश्वर पर बेहद आस्था थी। ईश्वर को वे सत्य मानते थे, लेकिन 20 वर्षों के चिंतन के पश्चात उन्होंने जाना कि सत्य ही ईश्वर है। विवेक के उपन्यास। सर आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। हेलो। हाँ सर, सर बोलिए बोलिए, अभी बोलिए, अभी आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ। महात्मा गांधी जी को ईश्वर पर बेहद आस्था थी। ईश्वर को वे सत्य मानते थे, लेकिन 20 वर्षों के चिंतन के पश्चात उन्होंने जाना कि सत्य ही ईश्वर है। विवेक के उपन्यास का पात्र प्रद्युम्न के माध्यम से लेखक ने इस विशेषता को अधोरेखित किया है। विवेक के उपन्यास का पात्र युद्धवीर ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करता नजर आता है। गांधी जी ने विधवाओं को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए विधवाओं का पुनर्विवाह कराने पर बल दिया। विवेक के उपन्यास में समाज सुधारक घनश्याम तिवारी कमल के अपने पुत्र के निधन के पश्चात विधवा प्रतिची की शादी प्रद्युम्न से करवाते हैं। युद्धवीर अपरिग्रह विशेषता का जतन करता है। मेरे पास समय कितना है? सर हेलो, समय कितना है मेरे पास? है 15 से 20 मिनट है सर। अच्छा, तो सांझ हो गई उपन्यास का मैंने अभी विवेचन किया है। इसके बाद उनका दूसरा उपन्यास है सूरज फिर उगेगा पर हम बात करेंगे। डॉक्टर तेजपाल चौधरी का दूसरा उपन्यास सूरज फिर उगेगा गांधीवादी विचारधारा की पक्षधरता करता है। लेखक ने फंतसे शैली में उपन्यास का सृजन किया है। महात्मा गांधी और नारद मुनि स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। तात्पर्य, उपन्यास में गांधी जी को और नारद मुनि को पात्र बना दिया गया है। गांधी जी के समय का भारत और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के भारत में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। यह देखकर गांधी जी दुखी हो जाते हैं। गांधी जी और नारद मुनि देश भ्रमण के समय आज के समाज का अधिक पास से निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि लोग भ्रष्टाचार और झूठ का सहारा लेकर किस प्रकार आधुनिक जीवन जी रहे हैं। मानव मानव से संघर्ष कर रहा है। इसका कारण बढ़ती आबादी और बढ़ती आवश्यकताएं। आधुनिकीकरण के दौर में जानलेवा प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। गांधी जी नामक पात्र नारद मुनि नामक पात्र से कहते हैं, मुनिवर, सत्य समय सापेक्ष नहीं होता, सार्वकालिक होता है। आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो अशांति बढ़ेगी। जो नहीं मिला उसे हम छीनेंगे। बस मानव मानव में संघर्ष शुरू हो जाएगा। जब बापू मास्टर गोविंदराम जी के घर पहुंचे तो वे अपने कुछ सहयोगी के साथ बातचीत कर रहे थे। बुद्धराम ने परिचय कराया, मैं गांधी आश्रम से आया हूँ और गांधी जी और महादेव भाई ये दोनों हमारे मेहमान हैं। गोविंद राम की पवित्र आत्मा उन दोनों आत्माओं से तृप्त हो गई। अनजाने में उनका मस्तक उन महान आत्माओं के सामने झुक गया। बापू ने कहा, आप तो मुझे नहीं जानते, लेकिन हम आपको जानते हैं। आप पांडे के प्रतिस्पर्धी होकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पांडे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राम नरेश चौहान जैसे नेता को चुनाव से बाहर कर दिया। तो मास्टर जी तो सामान्य व्यक्ति, सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति हैं। वे पांडे की कूटनीति से बच न सके। बापू ने आगे कहा, आप चुनाव की हार की निराशा को मन से निकाल दे। यह क्षणिक पराजय है। अंतिम विजय सत्य की ही होती है। बापू बुद्धराम के पीलियाग्रस्त भाई की 15 दिन तक सेवा करते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। नारद मुनि बापू के साथ उजाड़ मंदिर में जाते हैं। बापू ने मंदिर साफ किया, मंदिर की घंटा बजाई और नारद मुनि ने सहज पुकारा, नारायण नारायण। तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान राम की मूर्ति में हलचल हुई और साक्षात मानव रूप में भगवान राम प्रकट हो गए। प्रभु राम अपने सिंहासन से उतर कर आए और झुककर बापू के चरण छुए।
प्रणाम बापू। बापू स्तब्ध रह गए। बापूजी ने कहा, प्रभु आप मेरे आराध्य, मैं जीवन भर रघुपति राघव राजाराम गाता रहा, आप क्यों मुझे पाप में डाल रहे हो? तब प्रभु बोले, मैं भक्तों का बहुत सम्मान करता हूँ और आप मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। कारण इन्होंने सत्य को ही ईश्वर माना है और उसकी पूरी निष्ठा से आराधना की है, इसलिए मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात है वहां पर। रघु एमए तक पढ़ा बेरोजगार और नौजवान है, इसलिए वह रिक्शा चलाता है। एमिली नामक युवती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की छात्रा है। वह क्रिश्चियन थॉट्स रिफ्लेक्टेड इन गांधी विषय पर पीएचडी कर रही थी। गांधी जी के जीवन और चिंतन पर अध्ययन करने भारत आई थी। रघु रोज रात 9 बजे एमिली को लाइब्रेरी से लाने जाता था। एक दिन रघु की रिक्शा बंद पड़ी। वो बहुत ही चिंतित था। एमिली 9:30 बजे तक गेट के बाहर आ गई थी। तभी कुछ गुंडों ने एमिली को पकड़कर एक वैन में डाला और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। एमिली को ढूंढते हुए रघु वहां पहुंचा और उसने एमिली को गुंडे से बचाया। एमिली को लेकर रघु पुलिस थाने गया, लेकिन वहां पर उसकी रपट लिखी नहीं गई। क्यों? कारण ये था कि ऊपर से दबाव आने लगे। पांडे जी के बेटे ने एमिली के साथ दुर्व्यवहार किया था। अगर यह बात फैल गई तो पांडे का मंत्री पद जाएगा। इस निराशा में एमिली इंग्लैंड जाने की तैयारी करने लगी। तब रघु ने उसका हौसला बढ़ाया। तब एमिली कहती है, इस सब अत्याचार को रोकेगा कौन? तब रघु कहता है, मैं रोकूंगा, आप रोकेंगी, भूलती आप हैं, सत्य में बहुत ताकत होती है, हमें न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। दूसरा मुद्दा है अहिंसा। विवेच्य उपन्यास का पात्र राम गोपाल सट्टे वाला एक भ्रष्ट राजनेता है। वह अपने घर के बगल की झोपड़ियों की जमीन ऐतिहासिक स्थल का नाम देकर हथिया लेता है और वहां गांधी उद्यान बनाकर गांधी जी की मूर्ति का अनावरण करते हुए कहता है, गांधी जी ने कहा था, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता, प्यार से मिटाया जा सकता है, विवेक से मिटाया जा सकता है। मैं कह रहा था कि आज हमें गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाना होगा। सत्य, अहिंसा, संयम। हमारा देश, हमारा समाज तभी आगे बढ़ सकता है। तीसरा मुद्दा अपरिग्रह। बापू नामक पात्र कहता है, सब गलत है, हमारी आवश्यकता जितनी कम होगी हम उतने ही आत्मनिर्भर होंगे। दूसरों पर निर्भर रहना भी परतंत्रता ही है, बल्कि इस दृष्टिकोण का एक दूसरा पहलू भी है। हमारे पास जितने अधिक सुख साधन होंगे, सामान्य आदमी के पास उतने ही कम होंगे। हम अपनी आवश्यकताएं बढ़ाकर दूसरों के साधन छीनते हैं, यह भी एक प्रकार की हिंसा है। चौथा मुद्दा स्वदेशी। विवेक उपन्यास का पात्र पन्नालाल गांधी गांधी आश्रम के ट्रस्टी हैं। बापू के आ जाने से आश्रम का वातावरण बदल गया है। लेखक ने लिखा है, पन्नालाल पन्नालाल गांधी भी अब उनसे प्रभावित होने लगे। वे बापू के दर्शन कर अजीब सा सुकून अनुभव करते हैं। अब उन्होंने गांधी भंडार के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। वे स्वयं खादी पहनते थे और अब दूसरी चीजों में भी स्वदेशी का आग्रह करने लगे थे। उनकी पत्नी भी सूत काटने लगी थी। पांचवा मुद्दा है सत्याग्रह। गांधी विचारधारा के सत्य अहिंसा तत्वों का रचनात्मक अथवा कर्ममय रूप सत्याग्रह है और उसके द्वारा सर्वोदय की साधना करने वाला साधक सत्याग्रही है। विवेक उपन्यास के पात्र बापू का उदाहरण द्रष्टव्य। इस घटना ने बापू को बेचैन कर दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में सत्याग्रह की शक्ति को पहचाना था। इतना बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य सत्याग्रह की आंधी में भूसे की तरह उड़ गया था और एक युवक था जो विश्वविद्यालय के अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सका, सब कुछ सहन करता रहा और अंत में मृत्यु को गले लगा लिया। वर्तमान में सत्याग्रह का दुरुपयोग हो रहा है। इस संदर्भ में विवेक उपन्यास में लेखक ने लिखा है, बापू को सारे समाचार निरंतर मिलते रहे थे। मनीराम की मृत्यु की खबर मिली तो द्रवित हो उठे। बहुत व्यथित स्वर में उन्होंने कहा, मुनिवर, देश का चरित्र इतनी बुरी तरह गिर गया है। जब हड़ताल और अनशन जैसे पवित्र साधनों का दुरुपयोग होने लगता है तो वे शस्त्र कुंठित हो जाते हैं। नेतृत्व के लिए कोई स्थान नहीं होता। जब नेतृत्व लोक कल्याण के बजाय आत्म कल्याण के लिए काम करने लगता है तो लोकतंत्र की मृत्यु हो जाती है। छठा मुद्दा है मशीनीकरण का विरोध। विवेक उपन्यास का पात्र जय मशीनीकरण के विरोध में कहता है, तुम सैद्धांतिक चर्चा में झगड़े पर क्यों उतर आए? बात गांधीवाद की चल रही थी।
गांधी जी ने देश की समाज व्यवस्था को बहुत गहराई से समझा था। करण ने जिस समृद्धि का जिक्र किया वो सब उद्योगों के मशीनीकरण की देन है। इससे उत्पादन खर्च घटा है, परंतु बेरोजगारी बढ़ी और हमारे देश में मानव बल और पशुबल की कमी नहीं है। अतः यहाँ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। ग्राम स्वराज्य की कल्पना कोई यूटोपिया नहीं है। पहले गांव में कपास होती थी, माताएं सूत काटती थी, गांव का जुलाहा कपड़ा बुनता था, उससे एक परिवार का चूल्हा जलता था। आज कपास शहर जाती है और वहां से कपड़ा आता है। हम अलसी, सरसों और सूरजमुखी शहर में ले जाकर बेचते हैं और वहां से तेल आता है। बस गेहूं बेचकर रोटियां नहीं खरीदते। सातवां मुद्दा है धार्मिकता। नारद मुनि नामक पात्र बापू से कहता है, हाँ, यह सीधे सीधे धर्म के बाजारीकरण का परिणाम है। धर्मशास्त्रियों ने जीवन के 4 पुरुषार्थ यानी लक्ष्य निर्धारित किए हैं: धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। धर्म चारों आश्रमों के लिए जरूरी है। सबको स्वधर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी। परंतु अर्थ और काम केवल गृहस्थ तक सीमित है। ये ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी के लिए पूर्णतः वर्जित है। जब सन्यासी अपने पुरुषार्थ की सीमा लांघकर धनोपार्जन और काम तुष्टि में लिप्त हो जाता है तो उसका परिणाम यही होता है। अंत में सूरज फिर उगेगा फंटेसी शैली में लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास को तथा सांझ हो गई उपन्यास को गहराई से पढ़ने पर ज्ञात होता है कि डॉक्टर तेजपाल चौधरी ने गांधीवाद का अध्ययन बारीकी से किया और गांधीवाद को आत्मसात करके गांधीवाद की 14 विशेषताओं को अपने दोनों उपन्यासों में अधोरेखित किया है। यह बात भी सत्य है कि इन दोनों उपन्यासों में गांधीवाद ऊपर से थोपा हुआ नहीं लगता, बल्कि वह उपन्यास में ही रच बस गया है। धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए कुलकर्णी सर और बहना भाई उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ के हिंदी विभाग का मैं ऋणी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने स्वर्गीय तेजपाल जी के उपन्यासों में गांधीवाद की सटीक समीक्षा की। उसी प्रकार आजाद भारत में किस तरह से गांधीवाद की आवश्यकता और बढ़ गई है, इस पर भी आपने बात की। उसी प्रकार तेजपाल जी का जो गांधी के प्रति जो लगाव था, गांधीवादी मूल्यों के प्रति जो रुझान था, उसकी भी आपने हम सबको एक प्रकार से उससे रूबरू करवाया। मैं आभार प्रकट करने के लिए विभाग की छात्रा निकिता विस्पुति जी को आमंत्रित करता हूं। हेलो, निकिता विस्पुति जी उपस्थित है? शायद वो दूसरी तीसरी बार जुड़ नहीं पाई है सर। मैं स्वयं धन्यवाद ज्ञापन जरूर। करती हूँ। प्राध्यापिका मनीषा महाजन मैडम। सबको मेरा नमस्ते। आज के व्याख्यान की अंतिम कड़ी में मैं मनीषा महाजन यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जनों का आभार व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत हूँ। कवयित्री बहिनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, हिंदी विभाग द्वारा आयोजित यह डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी के स्मृति में राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें उनकी यादों से सारोवार किया ऐसे मैडम उर्मिला पाटिल जी, संस्मरणकर्ता उर्मिला पाटिल जी का मैं तहे दिल से विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया और हमारे यहाँ पर प्रमुख वक्ता के रूप में प्रस्तुत हुए आप डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी। आपने जो गांधीवादी दर्शन और आपने यह कहा कि डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी का जो उपन्यास है उसमें गांधीवाद को थोपा नहीं गया, बल्कि वह पूरी तरह उसमें रस बस गया है। बड़ा ही सुंदर विवेचन आपने हमारे सामने प्रस्तुत कर हमें गांधीवाद तथा डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी के मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। इसलिए मैं विभाग की ओर से आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
उसी के साथ साथ हमारे प्रशाला की संचालिका जी माननीय डॉक्टर मुक्ता महाजन मैडम जी, आपका भी मैं यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। विश्वविद्यालय प्रांगण तथा महाविद्यालय स्तर के सभी अध्यापक छात्र यहाँ जुड़े, उन सबका भी मैं विभाग की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अगर किसी का नाम मुझसे छूट गया हूँ, वरिष्ठ मान्यवर साहित्यकार विद्वत जनों का, तो उनका भी मैं क्षमा मांगती हुई हमारे विभाग की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ और यह कार्यक्रम यही समाप्त हुआ ऐसी घोषणा करती हूँ। सबको तहे दिल से धन्यवाद।